नमस्ते दोस्तों। डर की दास्तान में आपका स्वागत है। क्या तुमने कभी सोचा है कि एक स्कूल ट्रिप तुम्हारी जिंदगी का सबसे डरावना सच बन सकती है? पहाड़ों के बीच घना जंगल, अंधेरी रात और एक रहस्यमयी टीचर, जहां हंसी मजाक अचानक बदल जाता है चीखों में और दोस्त दुश्मन बन जाते हैं डर के सामने। मैं बता रहा हूं अपनी जिंदगी की वो सच्ची कहानी जिसे आज तक मैं भूल नहीं पाया। वो कैंप, वो रात और वो साया जो आज भी मेरा पीछा करता है। अगर तुम्हें डरावनी, रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां पसंद हैं, तो अभी सब्सक्राइब करो डर की दास्तान, क्योंकि यहां हर कहानी के पीछे छुपा है एक खौफनाक सच। तो तैयार हो जाओ दोस्त, मेरी जुबानी उस कैंपिंग ट्रिप की डरावनी दास्तान सुनने के लिए। मेरा नाम संजय है। आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, वो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी सच्चाई है। ये बात है तब की, जब मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था। हमारे स्कूल ने पहली बार हिल स्टेशन पर कैंपिंग ट्रिप प्लान की थी। 3 दिन 2 रात, पहाड़ों के बीच रहना, टेंट में सोना, अलाव के पास बैठकर डरावनी कहानियां सुनना। उस वक्त हमें लग रहा था कि इससे बेहतर मजा जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। जब प्रेयर के बाद प्रिंसिपल ने ट्रिप की घोषणा की, तो पूरा ग्राउंड तालियों से गूंज उठा। हर कोई खुश था, मैं भी। मेरे दोस्त अमन, रोहित और समीर तुरंत मेरे पास आ गए। भाई, इस बार तो मजा आएगा, अमन बोला। रात में भूतों की कहानी सुनाएंगे, रोहित हंसा। और जंगल में वीडियो बनाएंगे, समीर ने जोड़ा। हम चारों सपनों में खो गए थे। हमें क्या पता था कि यही ट्रिप हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाएगी। इस ट्रिप की जिम्मेदारी हमारी क्लास टीचर सीमा मैम के हाथ में थी। वो सख्त थीं, लेकिन बहुत केयरिंग भी। उन्होंने हमें साफ कहा था, कोई भी बच्चा अकेले कहीं नहीं जाएगा, हर समय ग्रुप में रहोगे। नियम तोड़े तो वापस भेज दिए जाओगे। हम सब ने हाँ में सिर हिला दिया। लेकिन सच ये था कि अंदर ही अंदर हम सोच रहे थे, कौन से नियम, हम तो मस्ती करने जा रहे हैं। ट्रिप वाले दिन सुबह 4 बजे ही मेरी नींद खुल गई। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे मैं कहीं बहुत दूर जा रहा हूं। माँ ने टिफिन पकड़ा दिया। पापा ने कहा, ध्यान रखना बेटा। मैं मुस्कुराकर बोला, बस 3 दिन की बात है। मुझे क्या पता था कि ये 3 दिन मेरी जिंदगी बदल देंगे। बस सुबह 5 बजे स्कूल के बाहर खड़ी थी। ठंडी हवा चल रही थी। हर तरफ अंधेरा था। स्टूडेंट्स अपने अपने बैग लेकर खड़े थे। कोई हंस रहा था, कोई फोटो ले रहा था, कोई वीडियो बना रहा था। टीचर बार बार बोल रही थीं, जल्दी बैठो, लेट हो रहे हैं। जैसे ही बस चली, शोर मच गया। गाने बजने लगे। कोई सीट पर उछल रहा था, कोई खिड़की से बाहर झांक रहा था। हम शहर से दूर होते जा रहे थे। धीरे धीरे बिल्डिंग्स गायब होने लगीं। खेत आए, फिर पहाड़, फिर जंगल। नेटवर्क भी गायब हो गया। मोबाइल में नो सर्विस दिखने लगा। तभी मुझे पहली बार अजीब सा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया में जा रहे हों। करीब 6 घंटे बाद बस रुकी। हम उतर गए। वो जगह बहुत खूबसूरत थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, बीच में खुला मैदान, पास ही एक पुरानी टूटी फूटी सी इमारत और उसके पीछे घना जंगल। हवा में अजीब सी ठंडक थी, लेकिन वहां एक चीज अजीब थी, खामोशी। न चिड़ियों की आवाज, न पत्तों की सरसराहट, बस सन्नाटा। सीमा मैम बोली, यहीं हमारा कैंप लगेगा। सब खुश हो गए, लेकिन मेरा मन किसी वजह से घबराया हुआ था। मैं बार बार उस पुरानी इमारत की तरफ देख रहा था। वो बहुत पुरानी लग रही थी। दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं, जैसे बरसों से कोई वहां गया ही ना हो। मैंने मैम से पूछा, मैम, ये बिल्डिंग क्या है? वो एक पल के लिए रुक गईं, फिर धीरे से बोली, पहले यहां एक स्कूल था, बहुत साल पहले बंद हो गया, बस। इतना कहकर वो आगे बढ़ गईं, लेकिन मैंने उनकी आंखों में कुछ देखा, डर। हमने टेंट लगाए, खाना बनाया। शाम तक सब नॉर्मल लगने लगा। हमने खेल खेले, फोटो खींची, वीडियो बनाए, हंसी मजाक किया। मुझे लगा शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। शाम ढलने लगी। आसमान लाल हो गया। सूरज पहाड़ों के पीछे छुप गया। ठंडी हवा तेज हो गई। हमने अलाव जलाया। सब गोल घेरा बनाकर बैठ गए। कोई डरावनी कहानी सुना रहा था, कोई हंस रहा था, कोई मजाक कर रहा था, लेकिन मेरा ध्यान बार बार जंगल की तरफ जा रहा था। मुझे लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा है, पेड़ों के पीछे से, अंधेरे में छुपकर।
तभी अचानक जंगल से आवाज आई, कच कच कच, जैसे कोई सूखे पत्तों पर चल रहा हो। सब चुप हो गए। रोहित बोला, कोई जानवर होगा। लेकिन मेरी रूह कांप गई थी, क्योंकि वो आवाज बहुत पास से आ रही थी। सीमा मैम उठी, सब अपने अपने टेंट में जाओ, अभी सोने का टाइम है। हम सब उठ गए, टेंट में चले गए। मैं लेट गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। बाहर हवा चल रही थी, टेंट हिल रहा था। तभी मुझे बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, धीरे धीरे। फिर एक बहुत हल्की सी आवाज, बच्चे। मैं पूरा जम गया, मेरे शरीर से पसीना निकलने लगा। ये आवाज किसी इंसान जैसी नहीं थी, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो या किसी गहरी खाई से। मैंने आंखें बंद कर लीं, कंबल में मुंह छुपा लिया, सांस रोक ली और मन ही मन दुआ करने लगा, हे भगवान, ये क्या है। और तभी मुझे एहसास हुआ कि ये ट्रिप अब सिर्फ ट्रिप नहीं रही, ये एक डरावना सपना बन चुकी थी। मैंने कंबल में मुंह छुपा लिया था। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लग रहा था टेंट के बाहर भी आवाज जा रही होगी। बच्चे, वो आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी साफ, थोड़ी पास से। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने धीरे से आंख खोली। टेंट के कपड़े के बाहर किसी की परछाई दिख रही थी, लंबी, बहुत लंबी, इतनी लंबी कि टेंट से भी ऊपर जाती हुई। मैं सांस तक नहीं ले पा रहा था। मेरे बगल में अमन सो रहा था, या शायद सोने का नाटक कर रहा था। मैंने हिम्मत करके धीरे से फुसफुसाया, अमन, तू सुन रहा है क्या? कोई जवाब नहीं, बस बाहर से खर खर, जैसे कोई नाखून से कपड़ा खुरच रहा हो। अब डर हद से ज्यादा बढ़ चुका था। मुझे लगा बस अब टेंट फट जाएगा और वो चीज अंदर आ जाएगी। तभी अचानक, अरे कौन है वहां? ये आवाज सीमा मैम की थी। उन्होंने टॉर्च जलाई, तेज रोशनी जंगल की तरफ गई। सब कुछ अचानक शांत हो गया। वो आवाज, वो परछाई, सब गायब, जैसे कुछ था ही नहीं। मैम बोली, कोई मजाक कर रहा है क्या? कोई नहीं बोला। सब टेंट से बाहर झांकने लगे, डरे हुए चेहरे, कांपते हाथ। मैम ने सख्त आवाज में कहा, कोई बाहर नहीं आएगा, सब सो जाओ। वो खुद पहरा देने बैठ गईं। हमने कोशिश की सोने की, लेकिन अब नींद किसे आती। रात बहुत लंबी लग रही थी। हर थोड़ी देर में लगता फिर से वो आवाज आएगी, फिर से वो परछाई दिखेगी। करीब 2 घंटे बाद थोड़ी आंख लग गई, लेकिन अचानक एक चीख ने सबको जगा दिया। आ! ये आवाज लड़कियों के टेंट से आई थी। पूरा कैंप हिल गया। सब बाहर निकल आए। सीमा मैम दौड़कर वहां पहुंची, हम भी पीछे पीछे। एक लड़की रो रही थी, उसका नाम पूजा था। वो कांप रही थी, उसकी उंगली जंगल की तरफ थी। वहां कोई था, खिड़की के पास। उसका चेहरा बहुत डरावना था। सब सन्न रह गए। मैम ने उसे संभाला, शांत हो जाओ, सपना देखा होगा। लेकिन पूजा लगातार एक ही बात दोहरा रही थी, नहीं मैम, वो सपना नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं और वो मुस्कुरा रहा था। अब माहौल भारी हो चुका था। कुछ लड़के रोने लगे, कुछ चुपचाप बैठ गए। मैं अंदर से जानता था ये सब सपना नहीं है, कुछ तो है यहाँ। सुबह किसी तरह हुई, सूरज निकला, रोशनी फैली। जंगल थोड़ा कम डरावना लगने लगा, लेकिन रात की बातें दिमाग से नहीं जा रही थीं। नाश्ते के वक्त कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा था। सब थके हुए थे, डरे हुए थे। सीमा मैम भी चुप थीं। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे वो भी पूरी रात नहीं सोई हों। मैंने देखा वो बार बार उस पुरानी इमारत की तरफ देख रही थी, जैसे कोई याद उन्हें परेशान कर रही हो। दोपहर को ट्रेकिंग का प्लान था, पहाड़ी रास्ते पर चलना था। मैम ने कहा, सब साथ रहेंगे, कोई पीछे नहीं रहेगा। हम जंगल के अंदर घुस गए। रास्ता पतला था, दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, ऊपर से धूप मुश्किल से आती थी। चलते चलते मुझे अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं, फिर भी पत्तों की आवाज आ रही थी। अमन ने धीरे से कहा, भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं बोला, मुझे भी। तभी अचानक समीर फिसल गया। आह! वो जमीन पर गिर पड़ा। हम दौड़े, उसके पैर में खून निकल रहा था। मैम ने फर्स्ट एड किया। तभी उन्होंने कुछ देखा, उनका चेहरा पीला पड़ गया। ये हमने देखा, जमीन पर अजीब से निशान थे, पैरों के निशान, लेकिन इंसान जैसे नहीं, बहुत लंबे और उल्टे, जैसे कोई पीछे की तरफ चल रहा हो। सब डर गए। रोहित बोला,
ये क्या है यार? मैम ने जल्दी से कहा, चलो वापस, अभी। हम बिना कुछ बोले लौट आए। कैंप में अजीब सन्नाटा था। शाम होते ही बादल घिराए, हवा तेज चलने लगी, बारिश शुरू हो गई, टेंट हिलने लगे, बिजली चमकने लगी, और तभी पुरानी इमारत से एक रोशनी दिखाई दी। मैंने देखा, वो इमारत जहां कोई नहीं रहता, वहां अंदर लाइट जल रही थी। मैंने अमन को दिखाया, वो कांप गया। वहां कौन होगा? तभी सीमा मैम उठी, उनकी आवाज कांप रही थी। नहीं, ये फिर शुरू हो गया। हम सब चौंक गए। फिर मैम? मैंने पूछा। मैम ने हमें देखा, उनकी आंखों में आंसू थे। कल जो रात हुआ वो पहली बार नहीं था, 20 साल पहले, यहीं, मेरे साथ भी। और वो बोलते बोलते रुक गईं, जैसे कोई उन्हें रोक रहा हो। तभी बिजली कड़की, पूरा इलाका अंधेरे में बिजली कड़की, पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड तक हमें कुछ दिखाई ही नहीं दिया, बस बारिश की आवाज, तेज हवा और जंगल से आती हुई वो खौफनाक आवाज, बच्चे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। कुछ लड़कियां रोने लगी, कोई चिल्लाया, मैम हमें यहां से ले चलो। सीमा मैम ने टॉर्च जलाई, हल्की सी रोशनी फैली, सबके चेहरे सफ़ेद पड़ चुके थे। उन्होंने हमें पास बुलाया, सब मेरे पास आओ, कोई भी अलग नहीं होगा। हम सब एक दूसरे से सट गए, जैसे डर से ही एक दूसरे को पकड़ रखा हो। बारिश और तेज हो गई, टेंट से पानी टपकने लगा, चारों तरफ कीचड़ हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल हमें निगल लेना चाहता हो। तभी अचानक पुरानी इमारत की तरफ से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, क्री। सब उधर देखने लगे। अंधेरे में वो इमारत और भी डरावनी लग रही थी। मैम धीरे से बोली, कोई भी उधर नहीं जाएगा। लेकिन तभी एक लड़का, राहुल, डर के मारे चिल्लाया, वहां कोई खड़ा है। हम सब ने देखा, खिड़की के पास एक काली सी परछाई थी, बिल्कुल स्थिर, बिना हिले, जैसे हमें ही घूर रही हो। मैंने पलक झपकाई, फिर देखा, वो अब भी वहीं थी, फिर एक झटके में गायब। कुछ लड़के रो पड़े। अमन मेरा हाथ कसकर पकड़ चुका था, भाई ये जगह सही नहीं है। सीमा मैम की आवाज़ भरा गई, सुबह होते ही हम वापस चले जाएंगे। ये सुनकर थोड़ा सुकून मिला, लेकिन रात अभी बाकी थी। हम सब एक बड़े टेंट में इकट्ठा हो गए। कोई अकेले नहीं सोया, सब जमीन पर सटकर लेट गए। बाहर बारिश, अंदर डर, हर आवाज़ हमें चौंका देती थी। तभी अचानक ठक ठक ठक, टेंट पर कुछ गिरने लगा, जैसे कोई पत्थर मार रहा हो। कौन है? रोहित चिल्लाया। कोई जवाब नहीं, बस आवाज़ और तेज, ठक ठक ठक। मैम ने टॉर्च उठाई, मैं देखती हूँ। नहीं मैम, हम सब बोले, लेकिन वो बाहर निकल गईं। हम सांस रोके देखते रहे, टॉर्च की रोशनी इधर उधर घूमी, कुछ नहीं। फिर मैम अचानक रुक गईं। हे भगवान! उन्होंने नीचे देखा, हम भी झांकने लगे। कीचड़ पर फिर वही अजीब निशान, लंबे, टेढ़े, उल्टे, जैसे कोई इंसान नहीं, कुछ और चला हो। मैम जल्दी से अंदर आ गईं। सब चुप रहो, जो भी हो हमें उकसाना चाहता है। रात बहुत मुश्किल से कटी, किसी की आंख नहीं लगी। कभी आवाज़ आती, कभी हवा तेज हो जाती, कभी लगता कोई बाहर घूम रहा है। सुबह करीब 5 बजे बारिश रुकी, आसमान हल्का नीला होने लगा। हमने राहत की सांस ली। सुबह हो गई, किसी ने कहा। लेकिन तभी एक और मुसीबत आ गई। रोहित गायब था, उसका स्लीपिंग बैग खाली पड़ा था। रोहित! मैंने चिल्लाया। कोई जवाब नहीं, सब घबरा गए। हमने चारों तरफ ढूंढा, टॉयलेट के पास, पेड़ों के पीछे, इमारत के आसपास, कहीं नहीं। सीमा मैम का चेहरा पीला पड़ गया। वो अकेला कैसे गया? तभी अमन ने कहा, वहां देखो, जंगल की तरफ, कीचड़ में वही अजीब पैरों के निशान जा रहे थे, सीधे अंदर। सब सन्न। मैम ने फैसला किया, हमें उसे ढूंढना होगा। हम डरे हुए थे, लेकिन दोस्त को छोड़ नहीं सकते थे। हम टॉर्च लेकर जंगल में घुस गए। पेड़ और घने हो गए, रोशनी कम होती गई, हवा ठंडी और भारी लग रही थी। चलते चलते मुझे लगा जैसे जंगल हमें देख रहा हो, हर पेड़, हर झाड़ी जैसे आंख बन गई हो। तभी दूर से आवाज़ आई, बचाओ प्लीज़। ये रोहित की आवाज़ थी। हम सब दौड़ पड़े आवाज़ की तरफ। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम पास गए, आवाज़ बदलने लगी, धीमी, भारी, अजीब, बच्चे। मैं रुक गया। ये रोहित नहीं था, ये वही आवाज़ थी, वही डरावनी। और तभी हमारे सामने अंधेरे में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया, कुछ बहुत बड़ा, बहुत काला और बहुत डरावना। हम सब वहीं रुक गए। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। सामने अंधेरे में कुछ हिल रहा था, धीरे धीरे, पेड़ों के बीच से बाहर आ रहा था। टॉर्च की रोशनी जब उस पर पड़ी तो मेरी चीख निकलते निकलते रह गई।
वो इंसान जैसा था, लेकिन पूरा नहीं। उसका शरीर बहुत पतला, हाथ बहुत लंबे, उंगलियां हड्डियों जैसी, आंखें लाल नहीं बल्कि बिल्कुल काली, जैसे उनमें कोई रोशनी ही ना हो, और उसका मुंह अजीब तरीके से खुला हुआ, जैसे जबड़ा टूटा हो। हम सब पीछे हटने लगे, कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वो चीज़ धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ी, और फिर उसने बोलना शुरू किया, रोहित। हम सन, ये हमारा दोस्त का नाम ले रहा था। तुमने उसे छोड़ दिया। उसकी आवाज़ में कई आवाज़ें मिली हुई थीं, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। सीमा मैम आगे बढ़ी, हिम्मत करके बोली, तुम कौन हो? वो चीज़ रुकी, फिर हंसी, ऐसी हंसी जो कानों में चुभ जाए। मैं यहीं रहता हूँ बरसों से, तुम सब मेहमान हो। अमन कांपते हुए बोला, रोहित कहाँ है? वो चीज़ ने जंगल की तरफ इशारा किया। वो अब यहीं है। ये सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मैंने कहा, तू झूठ बोल रहा है। वो चीज़ अचानक तेजी से हमारी तरफ झपटी। भागो, मैम चिल्लाईं। हम जान बचाकर दौड़ पड़े। पेड़, पत्थर, झाड़ियां, कुछ नहीं दिख रहा था, बस भाग रहे थे। पीछे से खर्र जैसी आवाज़ आ रही थी, जैसे वो ज़मीन पर खिसट रहा हो। मैं पीछे मुड़ा, वो हमारे बहुत पास था। उसके हाथ अब और लंबे लग रहे थे, लगभग हमें छू रहे थे। तभी अचानक सीमा मैम फिसल गईं। मैम! हम रुक गए। वो कीचड़ में गिर पड़ी थी। वो चीज़ सीधा उनकी तरफ बढ़ा। मैंने बिना सोचे समझे एक लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंक दी। वो उसके सिर पर लगी। उसने भयानक चीख मारी। पूरा जंगल गूंज उठा। वो पीछे हट गया। धुआं सा निकलने लगा उसके शरीर से, जैसे वो जल रहा हो। मैम जल्दी से उठी। चलो। हम फिर दौड़े, किसी तरह कैंप तक पहुंचे। सब हाँफ रहे थे, रो रहे थे, कांप रहे थे। हमने पीछे देखा, वो चीज़ जंगल की सीमा पर खड़ी थी, आगे नहीं आई, बस हमें घूरती रही। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। सीमा मैम ने टेंट में सबको बैठाया, दरवाज़ा बंद किया। अब सुनो, उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, मुझे तुम्हें सब बताना होगा। हम सब चुप। 20 साल पहले मैं भी इसी जगह कैंप पर आई थी। तब मैं भी स्टूडेंट थी। हमारी क्लास में एक लड़का था, उसका नाम रोहित था। हम सब चौंक गए। एक रात वो जंगल में चला गया और कभी वापस नहीं आया। कुछ दिन बाद उसकी लाश उसी पुरानी इमारत के पास मिली। लेकिन मैम की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसकी आंखें काली थीं और मुंह खुला हुआ। मेरा शरीर सिहर गया। लोग कहते थे उसकी आत्मा यहाँ भटकती है और बच्चों को बुलाती है, उनकी आवाज़ में। हम सब समझ चुके थे, वो आवाज़, रोहित की आवाज़, असल में उसी आत्मा की थी। अमन ने रोते हुए पूछा, तो हमारा रोहित? मैम ने सिर झुका लिया। हम सब टूट गए। लेकिन तभी बाहर से फिर आवाज़ आई, अब बारी तुम्हारी। और टेंट हिलने लगा, जैसे कोई उसे नोच रहा हो। कपड़ा फटने लगा, अंदर अंधेरा भरने लगा, और मुझे लगा अब शायद हम बच नहीं पाएंगे। टेंट का कपड़ा जोर जोर से फटने लगा। फट फट फट, ऐसी आवाज जैसे कोई नाखून से उसे चीर रहा हो। अंदर अंधेरा और डर दोनों बढ़ते जा रहे थे। कुछ बच्चे जोर जोर से रोने लगे। मम्मी बचाओ! सीमा मैम चिल्लाईं। सब शांत रहो, घबराओ मत। लेकिन खुद उनकी आवाज भी कांप रही थी। टेंट की दीवार पर बाहर से काली आकृति उभर आई, जैसे कोई अपना चेहरा कपड़े से सटाए खड़ा हो। फिर धीरे धीरे उसका चेहरा साफ दिखने लगा। वो वही था, वही काली आंखें, वही टूटा जबड़ा, वही भयानक मुस्कान। उसने कपड़े के आर पार से कहा, तुम नहीं बचोगे। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैंने बस एक ही बात सोची, अगर अभी कुछ नहीं किया तो सब खत्म। मेरी नज़र जमीन पर पड़ी। एक लोहे की रॉड पड़ी थी, शायद टेंट लगाने में इस्तेमाल हुई थी। मैंने जल्दी से उसे उठा लिया। भाई तू क्या करेगा? अमन फुसफुसाया। जो होगा देखा जाएगा, मैंने कहा। वो चीज़ अब अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। उसका हाथ टेंट के अंदर आ गया, काला, सूखा, हड्डी जैसा। मैंने पूरी ताकत से रॉड उस पर मारी। ठाक! वो चीखा, इतनी तेज के कान बजने लगे। आ! उसका हाथ पीछे खिंच गया। टेंट कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। हम सब हाँफने लगे। लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं रही। अचानक पूरे कैंप की लाइटें जल उठीं। हम चौंक गए। बिजली वापस आ गई थी। चारों तरफ रोशनी फैल गई, और तभी हमने देखा, पुरानी इमारत का दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर से पीली सी रोशनी आ रही थी, और अंदर कई परछाइयां हिल रही थीं, जैसे बहुत लोग अंदर खड़े हों। लेकिन हमें पता था, वहां कोई नहीं रहता। सीमा मैम का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। नहीं, वो जगह, वो ही इसका अड्डा है। मैंने पूछा, क्या मतलब मैम?
उन्होंने गहरी सांस ली। ये लड़के की आत्मा अकेली नहीं है, इसके साथ और भी बच्चे हैं जो यहाँ मरे या गायब हुए। हम सब सन्न रह गए। मतलब ये जगह कब्रिस्तान जैसी थी, अदृश्य आत्माओं का। तभी फिर वही आवाज आई, आओ, मेरे पास आओ। अब वो आवाज बहुत मीठी लग रही थी, जैसे कोई अपना बुला रहा हो। कुछ बच्चों के पैर अपने आप आगे बढ़ने लगे। चलो, वहां चलें। उनकी आंखें खाली हो चुकी थीं, जैसे वो होश में नहीं थे। रुको, मैंने चिल्लाया। मैंने अमन को पकड़ लिया। अपने आप को संभालो। सीमा मैम ने जल्दी से पानी की बोतल उठाई और बच्चों के चेहरे पर छींटे मारे। होश में आओ। वो हड़बड़ाकर पीछे हटे। हम क्या कर रहे थे? एक बोला। अब हमें समझ आ गया था, वो आत्मा हमें कंट्रोल कर सकती थी, हमारे दिमाग से खेल रही थी। तभी हवा अचानक ठंडी हो गई, ऐसी ठंड जैसे बर्फ गिर रही हो। हमारी सांसें धुआं बनकर निकलने लगीं। जंगल के पेड़ हिलने लगे और फिर वो सामने आ गया। इस बार पूरी तरह, बिना छुपे, हम सब के सामने। वो अब पहले से भी बड़ा लग रहा था। पीठ झुकी हुई, गर्दन टेढ़ी और शरीर से काला धुआं निकल रहा था। उसने जमीन पर पैर पटका। धड़ाम। पूरा इलाका कांप गया। तुम यहां से नहीं जाओगे, ये जगह मेरी है। मैंने हिम्मत जुटाई। क्यों? हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? वो रुका, कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, तुम सब भूल जाते हो। हम यहां मर गए, कोई याद नहीं रखता, कोई इंसाफ नहीं। सीमा मैम आगे आईं, आंखों में आंसू। मुझे याद है, मैंने तुम्हें नहीं भुलाया, मैं आज भी शर्मिंदा हूं। वो आत्मा उन्हें घूरने लगी। तुम भाग गई थीं, तुम बच गईं, हम नहीं। मैम कांप गईं। हाँ, मैं डर गई थी, मैं मदद नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आया। आसमान में काले बादल घिर आए, बिजली चमकी। बहुत देर हो चुकी। और वो हमारी तरफ बढ़ने लगा, धीरे, भारी कदमों से। हर कदम पर जमीन कांप रही थी। मुझे लगा अब आखिरी लड़ाई शुरू होने वाली है। वो हमारी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। हर कदम के साथ जमीन हिल रही थी, पेड़ों की पत्तियां झड़ने लगीं। हवा में अजीब सी सीटी जैसी आवाज गूंज रही थी। हम सब पीछे हटते जा रहे थे। मेरे पैर कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन मैं जानता था, अगर अभी हम टूट गए तो सब खत्म। सीमा मैम ने अचानक मेरे हाथ को पकड़ लिया। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, तुम सब की जान अब तुम्हारे हाथ में है। मैं चौंक गया। मैम, मैं कैसे? उन्होंने मेरी आंखों में देखा। क्योंकि वो तुमसे डरता है। तुमने पहली बार उसे चोट पहुंचाई थी। मुझे याद आया, जब मैंने लकड़ी फेंकी थी और जब रॉड मारी थी, वो सच में पीछे हट गया था। शायद वो पूरी तरह अजय नहीं था। वो आत्मा अब बहुत पास आ चुकी थी। उसकी सड़ती हुई सांसों की बदबू तक महसूस हो रही थी। डरो और मर जाओ, उसने फुसफुसाया। कुछ बच्चों के पैर फिर लड़खड़ाने लगे, उनकी आंखें घूमने लगीं। वो फिर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। मैं चिल्लाया, सब मेरी तरफ देखो, मेरी आवाज सुनो, हम यहां से जिंदा जाएंगे। पता नहीं कहां से मेरे अंदर ताकत आ गई थी। मैं खुद भी हैरान था। सीमा मैम ने बैग से एक पुरानी डायरी निकाली। ये उसी लड़के की है, पुरानी इमारत में मिली थी। हम सब ने देखा, फटी हुई डायरी, पीले पड़े पन्ने, उस पर खून के धब्बे थे। इसमें उसकी सच्चाई है, मैम बोली। उन्होंने एक पन्ना खोला और पढ़ने लगी। आज फिर उन्होंने मुझे बंद कर दिया। मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस मैंने सच बोला था। उन्होंने मुझे जंगल में छोड़ दिया, कोई नहीं आया, मैं बहुत डर गया हूं। मैम की आवाज टूट गई। हम सब सन्न, मतलब उसे मारा नहीं गया था, उसे जानबूझकर छोड़ा गया था। वो रोता रहा, तड़पता रहा और वहीं मर गया। इसीलिए उसकी आत्मा भटक रही थी। वो आत्मा चीख उठी, बंद करो, मत पढ़ो। उसका शरीर कांपने लगा, काला धुआं और तेज निकलने लगा। मैं समझ गया, ये उसकी कमजोरी है, उसका सच, उसका दर्द। मैंने डायरी ली, ऊंची आवाज में पढ़ने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं घर जाना चाहता हूं। माँ, पापा, मुझे अकेला मत छोड़ो। मेरी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन मैं रुका नहीं। वो आत्मा पीछे हटने लगा। नहीं, नहीं, चुप हो जाओ। सीमा मैम भी बोली, हमें माफ कर दो, हम डर गए थे, हम तुम्हें बचा नहीं पाए। लेकिन आज हम सच कबूल करते हैं, तुम अकेले नहीं थे। हवा अचानक रुक गई, बारिश थम गई, जंगल शांत हो गया। वो आत्मा घुटनों के बल बैठ गया। पहली बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस दर्द था। मैं बहुत अकेला था, उसने कहा। उसकी आवाज अब डरावनी नहीं थी, बस टूटी हुई थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। दिल बहुत तेज धड़क रहा था, लेकिन मैंने डर को दबा दिया।
अब तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारी कहानी सबको बताएंगे, कोई तुम्हें नहीं भूलेगा। वो मुझे देखता रहा लंबे समय तक। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, पहली बार इंसानी मुस्कान। उसका शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा, काला धुआं गायब होने लगा। बाकी परछाइयां भी इमारत से निकलकर आसमान की तरफ जा रही थीं, जैसे सबको मुक्ति मिल रही हो। सीमा मैम रो पड़ी, माफ कर देना। वो रोशनी आसमान में मिल गई, सब कुछ शांत हो गया, सिर्फ हम रह गए, थके हुए, डरे हुए, लेकिन जिंदा। हमें लगा सब खत्म हो गया, लेकिन तभी अमन ने धीरे से कहा, भाई तू वो देख। मैंने पीछे देखा, जंगल के अंदर दो लाल आंखें चमक रही थीं और एक नई आवाज गूंजी, अभी खत्म नहीं हुआ। मैंने जंगल की तरफ देखा। अंधेरे के बीच दो लाल आंखें चमक रही थीं। पहले वाली आत्मा की आंखें काली थीं, लेकिन ये जलती हुई आग जैसी थीं और उनसे नफरत टपक रही थी। हवा फिर से भारी हो गई, पेड़ हिलने लगे, जैसे तूफान आने वाला हो। सीमा मैम ने घबराकर कहा, ये वो नहीं है, ये कुछ और है, और ये ज्यादा खतरनाक है। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। मतलब? मैम ने कांपते हुए जवाब दिया, जिसकी आत्मा को हमने शांति दी वो सिर्फ शिकार था, असल ताकत अभी बाकी है। तभी जंगल से भारी कदमों की आवाज आई, धम धम धम। जमीन हिलने लगी। पेड़ों के बीच से एक भयानक आकृति बाहर आई। वो पहले वाली आत्मा से भी दोगुनी बड़ी थी। उसका शरीर काला नहीं बल्कि राख जैसा ग्रे था, जैसे जली हुई लाश। उसके सीने पर गहरे घाव थे और माथे पर खून से बना कोई अजीब निशान। उसकी आंखें लाल थीं और उनसे धुआं निकल रहा था। उसने गुर्रा कर कहा, तुमने मेरी शक्ति कमजोर कर दी, मेरे सेवक को मुक्त कर दिया। हम समझ गए, पहली आत्मा इसकी गुलाम थी, ये असली मालिक था। अमन डर से कांप रहा था। भाई अब क्या करेंगे? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तभी सीमा मैम आगे आईं। मैं तुम्हें जानती हूं। वो आकृति हंसी। जानती हो? हाँ, मैम बोली। तुम वही हो, इस जगह के पुराने वार्डन जिसने बच्चों पर जुल्म किया। हम सब चौंक गए। मैम बोली, 20 साल पहले तुम यहाँ के इंचार्ज थे। तुम बच्चों को मारते थे, डराते थे, और जो तुम्हारे खिलाफ जाता उसे जंगल में छोड़ देते। वो राक्षसी आकृति और जोर से हंसी। और वो सब आज भी मेरे साथ हैं, मेरी ताकत, मेरी सेना। मेरे दिमाग में सब साफ होने लगा। ये जगह क्यों श्रापित थी, क्यों बच्चे गायब होते थे, क्यों आत्माएं भटकती थीं। ये आदमी उन्हें मरने देता था और बाद में उनकी आत्माओं को बांध लेता था। मैं चिल्लाया, तू राक्षस है। वो गुर्राया, मैं अमर हूं। उसने जमीन पर हाथ मारा। धड़ाम। हम सब हवा में उछलकर दूर गिरे। मेरी पीठ पत्थर से टकराई, सांस रुक गई। चारों तरफ धूल, धुआं, चीखें। मैं मुश्किल से उठा। देखा कुछ बच्चे बेहोश पड़े थे। सीमा मैम का माथा फट गया था, खून बह रहा था। मैं दौड़कर उनके पास गया। मैम, उन्होंने मेरी कलाई पकड़ी, कमजोर आवाज में बोली, इस जगह का दिल वो इमारत, वहां इसका स्रोत है। जब तक वो खड़ा है ये खत्म नहीं होगा। मैं समझ गया, हमें उस इमारत तक पहुंचना होगा। लेकिन वो राक्षस हमारे बीच खड़ा था, जैसे पहरा दे रहा हो। उसने मुझे देखा और मुस्कुराया। तुम नहीं जा पाओगे। उसने हाथ बढ़ाया। हवा में काले धागे जैसे निकलने लगे। वो हमें बांधने लगे। मेरे पैर जकड़ गए, हाथ भारी हो गए, सांस लेना मुश्किल, सब चीखने लगे। मैंने आखिरी ताकत लगाई और चिल्लाया, हम हारेंगे नहीं। पता नहीं कहां से मेरे अंदर आग सी जल उठी। मैंने जोर से पैर पटका। ठाक! काले धागे टूट गए। मैं आजाद हो गया और बिना सोचे इमारत की तरफ दौड़ पड़ा। पीछे से उसकी भयानक आवाज आई, रुको! लेकिन मैं नहीं रुका। बारिश फिर से शुरू हो गई। बिजली चमकी। मैं टूटती हुई इमारत के अंदर घुस गया। अंदर अंधेरा था, सीलन की बदबू, दीवारों पर खून जैसे निशान और बीच में एक अजीब सा कमरा, जहां फर्श पर लाल रंग से बना एक बड़ा सा निशान था, जैसे कोई तांत्रिक चक्र, और उसके बीच में एक पुराना संदूक जिससे काली रोशनी निकल रही थी। मुझे एहसास हो गया, यही है उसकी ताकत का राज। लेकिन तभी मेरे पीछे कदमों की आवाज आई और एक भारी सांस। तुम बहुत बहादुर हो। मैं धीरे धीरे पलटा और उसे अपने सामने पाया। वो ठीक मेरे सामने खड़ा था, इतना पास कि उसकी गर्म सड़ी हुई सांस मेरे चेहरे से टकरा रही थी।
उसकी लाल आंखों में आग जल रही थी और चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान। तुम सच में सोचते हो कि मुझे रोक लोगे? उसकी आवाज़ गूंज रही थी, जैसे दीवारें भी डर रही हों। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। मैंने उस संदूक की तरफ देखा। वो काली रोशनी अब और तेज हो रही थी, जैसे वो भी मुझे बुला रही हो। मैंने हिम्मत करके कहा, तेरा खेल खत्म है। वो हंसा। खत्म? मैंने सदियों से इस जगह पर राज किया है। तुम जैसे सैकड़ों आए और मिट गए। उसने हाथ उठाया। हवा में काले साए बनने लगे। वो मेरी तरफ लपके। मैं पीछे हटा, लेकिन दीवार से टकरा गया। अब भागने की जगह नहीं थी। तभी मेरे कानों में एक आवाज गूंजी, धीमी, शांत, डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। मैं चौंक गया। ये वही पहली आत्मा की आवाज थी, वो लड़का जिसे हमने शांति दी थी। मेरे सामने हल्की सफेद रोशनी उभरी। उसका रूप दिखा। अब वो डरावना नहीं था, साधारण लड़के जैसा, मुस्कुराता हुआ। उस संदूक को खोलो, अंदर उसकी आत्मा का बंधन है। जब तक वो रहेगा वो अमर है। मैंने सिर हिलाया। अब मुझे सब समझ आ गया था। वो राक्षस मेरी तरफ बढ़ा। किससे बात कर रहे हो? पागल हो गए हो? मैं अचानक दौड़ा, सीधे संदूक की तरफ। उसने दहाड़ मारी। नहीं! काले साए मेरे पीछे दौड़े। एक ने मेरे पैर पकड़ लिए। मैं गिर पड़ा, घिसटता हुआ आगे बढ़ा। उंगलियां फर्श पर छिल गईं, खून निकल आया, लेकिन मैं रुका नहीं। बस थोड़ा और, मैंने खुद से कहा। मैंने संदूक को पकड़ लिया। वो बहुत ठंडा था, जैसे बर्फ, और धड़क रहा था, जैसे दिल। मैंने जोर लगाया, लेकिन वो नहीं खुला। तभी सीमा मैम की आवाज आई। ये लो! उन्होंने मेरी तरफ कुछ फेंका। वो वही डायरी थी। मैंने पकड़ ली। मैम चिल्लाई, उसकी आत्मा को आज़ादी देने के लिए उसका सच दोहराओ। मैं समझ गया। मैंने डायरी खोलकर जोर से पढ़ना शुरू किया। मैं निर्दोष था। मुझे सजा मिली। मुझे अकेला छोड़ा गया। मुझे मरने दिया गया। माँ, मुझे माफ कर दो। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, संदूक कांपने लगा। काली रोशनी कम होने लगी। राक्षस चीखने लगा, रुको, चुप हो जाओ। वो मेरी तरफ झपटा, लेकिन अचानक सफेद रोशनी की दीवार बन गई। पहली आत्मा और बाकी मुक्त आत्माएं वहां खड़ी थीं। उन्होंने उसे रोक लिया। अब नहीं, बस बहुत हुआ। उन सब की आवाज एक साथ गूंजी। मैंने आखिरी पन्ना पढ़ा। मुझे न्याय चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे घर जाना है। रोशनी, मुझे ले चलो। धड़ाम! संदूक फट गया। तेज रोशनी फैल गई। मैं पीछे गिर पड़ा। आंखें बंद हो गईं। जब होश आया तो सब बदल चुका था। इमारत हिल रही थी, दीवारें टूट रही थीं, छत गिरने वाली थी। राक्षस चीख रहा था, मैं खत्म नहीं हो सकता। लेकिन उसका शरीर अब टूट रहा था, राख में बदल रहा था, हवा में उड़ रहा था। और फिर एक तेज चमक। सब कुछ शांत, सिर्फ मलबा, धूल और सन्नाटा। मैं खड़ा हुआ, लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकला, कैंप की तरफ देखा। सूरज निकल रहा था। पहली बार वो जगह डरावनी नहीं लग रही थी। सीमा मैम मुझे देखकर रो पड़ी। तुमने सबको बचा लिया। मैं थक कर बैठ गया, लेकिन अंदर से मुझे पता था, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ सच अभी भी छुपे थे। सूरज पूरी तरह निकल चुका था। उसकी रोशनी पहली बार उस जंगल पर पड़ी थी। पेड़ सुनहरे लग रहे थे। हवा ठंडी लेकिन साफ थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यही जगह कुछ घंटे पहले नरक बनी हुई थी। हम सब थके हुए थे। किसी में बोलने की ताकत नहीं थी। कुछ बच्चे जमीन पर बैठे थे, कुछ एक दूसरे से लिपट कर रो रहे थे, कुछ बस खाली आंखों से आसमान देख रहे थे। रोहित, हमारा दोस्त, वो अब वापस नहीं आने वाला था। ये सच्चाई सबसे ज्यादा चुभ रही थी। सीमा मैम धीरे धीरे मेरे पास आईं। उनकी आंखें लाल थीं। अगर तुम नहीं होते। वो आगे बोल नहीं पाईं। मैंने सिर झुका लिया। मैम, मैंने कुछ खास नहीं किया। सब भगवान की मर्जी थी। वो हल्की मुस्कान दी। नहीं, तुम्हारी हिम्मत थी, तुम सबकी। कुछ देर बाद बस कंपनी वालों से संपर्क हुआ। किसी तरह सिग्नल मिल गया था। रेस्क्यू टीम आ रही थी। ये सुनकर सबने राहत की सांस ली, लेकिन मेरे दिल में अभी भी बेचैनी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था सब कुछ इतना आसान नहीं हो सकता। हमने सामान समेटा, टेंट उतारे, जले हुए लकड़ियों को बुझाया। कैंप अब वीरान लग रहा था, जैसे कभी यहां हंसी थी ही नहीं। मैं आखिरी बार उस पुरानी इमारत की तरफ देखने गया। अब वो आधी टूट चुकी थी। काली दीवारें सफेद राख में बदल गई थीं। मैं वहीं खड़ा था। तभी मुझे किसी के रोने की आवाज आई, धीमी, दबी हुई। मैं चौंका। कौन है?
कोई जवाब नहीं। आवाज फिर आई, इमारत के अंदर से। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। सब खत्म हो गया था ना, मैंने खुद से कहा। फिर भी मैं अंदर चला गया। अंदर धूल थी, मलबा था, टूटी ईंटें थीं, और बीच में एक छोटी सी जगह साफ थी, जैसे किसी ने जानबूझकर छोड़ी हो। वहां एक पुराना स्कूल बैग पड़ा था। मैंने उसे उठाया। दिल बैठ सा गया। वो रोहित का बैग था। उसके नाम का टैग अब भी लगा था, रोहित शर्मा 11B। मेरी आंखें भर आईं। मैंने बैग खोला। अंदर किताबें, कपड़े और एक छोटा सा नोटबुक। मैंने कांपते हाथों से खोला। उसमें लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ लेना मैं फंस गया हूं। यहां कुछ बहुत बुरा है। वो हमें अलग करता है, आवाज बनकर बुलाता है। मैं डर गया हूं। मम्मी, पापा, मुझे यहां से ले जाओ। मेरे हाथ कांपने लगे। ये नोट शायद उसने आखिरी वक्त में लिखा था। मतलब उसके साथ जो हुआ वो सिर्फ आत्मा का खेल नहीं था, कुछ और भी था। मैंने वो नोट जेब में रख लिया। तभी पीछे से किसी ने कहा, तुमने भी सुन लिया ना। मैं उछल पड़ा, पीछे मुड़ा। सीमा मैम खड़ी थी। उनका चेहरा गंभीर था। क्या मतलब मैम? वो धीरे से बोली। वो आवाज, वो सिर्फ आत्माओं की नहीं थी। ये जगह बहुत पहले से शापित है, इस राक्षस से भी पहले। मेरे दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। तो फिर हमने क्या खत्म किया? मैम ने मेरी तरफ देखा। सिर्फ एक परत, असली सच अभी बाकी है। तभी दूर से सायरन की आवाज आई। रेस्क्यू टीम आ चुकी थी। सब हमारी तरफ दौड़े। शोर मच गया। लोग सवाल पूछने लगे, कैमरे चमकने लगे। लेकिन मैं चुप था, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, अगर ये सब खत्म नहीं हुआ तो आगे क्या होगा? और तभी मेरे फोन में अचानक एक नोटिफिकेशन आया, जबकि यहां नेटवर्क नहीं था। मैंने स्क्रीन देखी। एक अनजान नंबर से मैसेज था, तुमने अच्छा किया, लेकिन कहानी अभी बाकी है। और नीचे एक लोकेशन पिन, उसी जंगल की। मेरे हाथ कांप रहे थे। फोन की स्क्रीन पर वही मैसेज चमक रहा था, कहानी अभी बाकी है, और नीचे जंगल की लोकेशन, वही जगह जहां से हम अभी अभी बचे थे। रेस्क्यू टीम हमें बस में बैठा चुकी थी। सब बच्चे राहत की सांस ले रहे थे। कोई रो रहा था, कोई घर फोन कर रहा था। सीमा मैम आगे बैठी थीं। उनकी आंखें बंद थीं, शायद प्रार्थना कर रही थीं। लेकिन मेरा दिमाग शांत नहीं था। मैंने धीरे से उन्हें आवाज दी, मैम। उन्होंने आंखें खोली। आपने भी वो मैसेज देखा? वो चौंकी नहीं, बस धीरे से बोली, हाँ, मुझे भी आया है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो फिर ये कोई मजाक नहीं है। बस चल पड़ी। जंगल पीछे छूट रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था जंगल हमें देख रहा है, जैसे कह रहा हो, अभी तुम गए नहीं हो। रात होते होते हम शहर पहुंच गए। हमें सीधे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर, पुलिस, मीडिया सब सवाल कर रहे थे। क्या देखा, क्या हुआ, कैसे बचे? हमने आधा सच बताया, बाकी छुपा लिया, क्योंकि कौन यकीन करता। मुझे 3 दिन अस्पताल में रखा गया। शरीर ठीक था, पर दिमाग नहीं। रात को नींद नहीं आती थी। आंख बंद करता तो वही इमारत दिखती, वही परछाइयां, वही आवाज, इधर आओ। चौथे दिन छुट्टी मिली। घर पहुंचा। मां ने गले लगा लिया। पापा की आंखें नम थीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मैं सामान्य नहीं था। उस रात मैं अपने कमरे में अकेला था। मोबाइल चार्ज पर लगा था। तभी स्क्रीन अपने आप जल उठी। फिर वही नंबर, नया मैसेज, तुम बच गए। इसलिए नहीं कि तुम मजबूत थे, बल्कि इसलिए कि हमने छोड़ा। मेरा दिल बैठ गया। मैंने टाइप किया, तुम कौन हो? कुछ सेकंड बाद जवाब आया, जो जंगल में है, और अब तुम में भी। मेरे हाथ से फोन गिर गया। मैंने झुककर उठाया। तभी कमरे की लाइट झपकने लगी। हवा ठंडी हो गई। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। मां, मैंने डरते हुए पुकारा। कोई जवाब नहीं। दरवाजा पूरी तरह खुल गया, और बाहर अंधेरा नहीं था, वो जंगल था।
वही पेड़, वही धुंध, वही सन्नाटा। मेरे कमरे के बाहर जंगल था। मैं चीखना चाहता था, आवाज नहीं निकली। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। आखिरी मैसेज, डर मत, अब तुम हमारे गवाह हो। जब तक तुम जिंदा हो, हम जिंदा रहेंगे। अचानक सब कुछ गायब हो गया। कमरा वापस आ गया। लाइट स्थिर हो गई। दरवाजा बंद था। मैं जमीन पर बैठ गया, पसीने से भीगा हुआ। सुबह हुई। सब कुछ सामान्य था, पर मैं जानता था ये सब सपना नहीं था। कुछ हफ्तों बाद अखबार में खबर छपी, उस जंगल में फिर से कुछ छात्र लापता। वही जगह, वही कहानी। मैंने अखबार बंद कर दिया, क्योंकि अब मुझे सच पता था, वो कभी खत्म नहीं होगा। वो जगह जिंदा है और मैं उससे जुड़ चुका हूं। इसलिए आज मैं ये कहानी तुम्हें सुना रहा हूं, ताकि तुम सावधान रहो। अगर कभी किसी जंगल में कोई आवाज तुम्हें नाम लेकर बुलाए, तो पलट कर मत देखना, मत जाना, क्योंकि शायद वो मैं नहीं, वो होगा जो अब भी इंतजार कर रहा है। कहानी खत्म हो गई, लेकिन डर अभी बाकी है। आपने सुनी एक स्कूल कैंपिंग की वो डरावनी दास्तान, जहां मासूम बच्चे और एक टीचर फंस गए थे एक शापित जंगल में, जहां हर आवाज मौत का बुलावा थी, जहां हर कदम के पीछे छुपा था अंधेरा सच, और जहां से लौटना हर किसी के नसीब में नहीं था। इस पूरी कहानी में आपने देखा डर, दर्द, दोस्ती और मौत का वो खेल जो आखिर तक आपकी सांसें थामे रखेगा। अगर आपने अभी तक ये पूरी कहानी नहीं सुनी, तो अभी जाकर सुनिए, सिर्फ डर की दास्तान चैनल पर। और अगर सुनी है, तो कमेंट में बताइए आपको सबसे ज्यादा डर किस हिस्से में लगा। ऐसी ही खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा भयानक होने वाली है। डर की दास्तान का, जहां हर कहानी बन जाती है डर की दास्तान।